जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन के बारे में, जिसके तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपसे ग्लोबल साउथ के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्लोबल साउथ क्या है, साथ ही इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और विस्तार पूर्वक समझते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन में क्या हुआ, और साथ ही हम डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल साउथ जिसकी हम बात कर रहे हैं वह आखिर है क्या। दोस्तों, हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करते हैं, जहां पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। इस तस्वीर के अंदर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को होस्ट किया। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप देख रहे हैं बहुत सारे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वर्चुअली जुड़े हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो होस्टिंग कंट्री रहा हमारा भारत, और दुनिया के तमाम जो ग्लोबल साउथ के मेंबर कंट्रीज हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के साथ इस सम्मेलन के दौरान वर्चुअली जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सम्मेलन के बारे में कुछ जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में मोदी ने वैश्विक विकास समझौते का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में भारत ने दिया $35 लाख की मदद, विशेष फंड बनाने का सुझाव। हमारा प्रस्ताव विकास के लिए जरूरतमंद देशों को कर्ज के नाम पर नहीं दबाएगा, ये पीएम मोदी ने बात कही। यहाँ पर देखिएगा, ये जो लाइन लिखी गई उसमें ये लिखा है कि नई दिल्ली में शनिवार को पीएम मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी इसमें शामिल हुए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिलेगी, जैसे कि पिछले वर्ष G20 देशों की शिखर बैठक में भारत ने कुछ देशों की तरफ से विकास के नाम पर कर्ज देकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाने का मुद्दा उठाया था। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था, और इसी सिलसिले में भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 के वैश्विक जो शिखर सम्मेलन होता है उसका आयोजन किया। इसी सम्मेलन के दौरान दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसे देशों को इंडिकेट किया जो देश दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को कर्ज देकर उन्हें डेब्ट ट्रैप में फंसा लेते हैं, जैसे कि चाइना, जिसने श्रीलंका को डेब्ट ट्रैप में यानी कि कर्ज के जाल में फंसा करके उसके हम्बनटोटा बंदरगाह को लगभग 1 सदी के लिए लीज पर रख लिया। साथ ही पूरे श्रीलंका की इकोनॉमी को क्रैश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी ने। साथ ही चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी ने कई अफ्रीकी देशों को भी अपने चंगुल में लिया। हमारा पश्चिम में पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो भी चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का इस समय बहुत भयंकर तरीके से शिकार हुआ है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान उसे फ्रेंडशिप का नाम दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को देर सवेर ही सही लेकिन समझ जरूर आएगा कि वह भी चाइना के कर्ज की नीति के अंदर फंस चुका है। ठीक है, तो इसी मुद्दे को G20 के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने उठाया था। अब दोस्तों, शनिवार को पीएम मोदी ने इन देशों को अपनी विकास प्राथमिकताओं के आधार पर कर्ज मुहैया कराने या वित्त सुविधा देने के लिए नई व्यवस्था बनाने की बात कही। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा, यानी कि वैश्विक विकास समझौता। यानी कि वैश्विक विकास समझौते के तहत ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को उनके विकास के लिए अब कुछ भी इकोनॉमिक जरूरत होगी तो उसको इसी फंड के माध्यम से पूरा किया जाएगा। उसे किसी भी बड़े देश के कर्ज के जाल में फंसना नहीं होगा, ऐसा इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान यह प्रस्ताव रखा। ठीक है, शुरुआत में भारत ने इसमें कितना दिया, $35 लाख की मदद देने का प्रस्ताव भारत ने अकेले रखा। इसके उद्देश्य के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि यह विकास के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा। कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअली तरीके से किया गया। भारत ने विकासशील देशों के समक्ष कर्ज लेने की नई व्यवस्था का प्रस्ताव तब रखा जब कई देशों ने विकास के लिए कर्ज देने के
चीन के तरीके पर गंभीर सवाल उठाया। तो चीन के इस कर्ज के पॉलिसी के तहत, यानी कि डेब्ट ट्रैप जो पॉलिसी है चीन की, उस पर सिर्फ भारत ही नहीं और दुनिया के और भी कई देश जो इसका शिकार हो चुके हैं या जो इस चीन की पॉलिसी को समझ चुके हैं, उन्होंने इसके संबंध में आवाज उठाई। इसलिए डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के चाइना के काउंटर करने के लिए ये जो वैश्विक विकास समझौता यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट जो है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज मैं अपने सामने भारत की ओर से व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इस समझौते की नींव भारत की विकास यात्रा का विकास साझेदारी के अनुभव पर आधारित होगी। यह ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा स्वयं निर्धारित की गई विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा। यह मानव केंद्रित बहुआयामी होगा। यह स्पष्ट भी है किया कि भारत इस समूह में देशों को विकास परियोजनाओं का चयन करने, उन्हें आर्थिक फैसले लेने में ज्यादा सक्षम बनाने और प्राथमिकताओं के आधार पर दूसरी एजेंसियों से कर्ज लेने के लिए प्रशिक्षित करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव के तहत हम विकास के लिए कारोबार, सतत विकास के लिए क्षमता का निर्माण, एक दूसरे के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने, छूट, वित्त सुविधा हासिल करने और अनुदान उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन देशों के बीच कारोबार को प्रोत्साहन देने के लिए भारत ने $25 लाख का विशेष फंड स्थापित करेगा। क्षमता विस्तार व कारोबारी नीति व वार्ताओं के लिए प्रशिक्षण देने के लिए भी $10 लाख का फंड उपलब्ध कराएगा। भारत इन देशों को सस्ती व जेनेरिक दवाइयां देगा और प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रौद्योगिकी व अनुभव साझा करेगा। तो भारत ने अपनी तरफ से चीन के इस डेब्ट ट्रैप पॉलिसी को लेकर के दुनिया को सजग करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान। साथ ही दोस्तों यहाँ पर न्यूज़पेपर की कुछ और कटिंग लगाई गई हैं जिसको आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ग्लोबल साउथ बैठक में चीन व पाकिस्तान को नहीं दिया गया था आमंत्रण। ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा कि हमने चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया था। ठीक है, क्योंकि चाइना अपने आप को ग्लोबल साउथ का कई बार लीडर बताता रहता है, लेकिन काम वो लीडर वाले नहीं करता। काम वो छोटे द्वीपीय देशों को फंसा करके, अपने कर्ज के जाल में फंसा करके उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को नष्ट करने का चाइना काम करता है। तो लीडर ऐसा कोई भी देश नहीं होना चाहिए कि जो दूसरे देशों का नुकसान करता हो, बल्कि लीडर सभी को साथ लेकर चलने वाला हो, परस्पर सहयोगी हो, वही सही नेता कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक और न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चाहें तो वीडियो बढ़िया से पॉज कीजिए और उसके बाद अच्छे से जो है इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़िएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जरूर थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जैसे यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ सम्मेलन के लिए मानव केंद्रित व्यापक वैश्विक विकास समझौते का प्रस्ताव रखा ताकि भारत की विकास यात्रा और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं के अनुरूप व्यापार, प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण और रियायती वित्त पोषण को सुविधाजनक बनाया जा सके, जिसमें वैश्विक विकास समझौता हमने रख ही दिया है। ठीक है, मोदी ने कहा कि विकास वित्त के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज के बोझ में नहीं दबाएगा। बीजिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कई देशों ने चीन के कर्ज जाल में फंसने की चिंताओं के बीच उन्होंने भारत की ओर से डिजिटल रूप से आयोजित तीसरे वैश्विक साउथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन में कॉम्पैक्ट ये की घोषणा की। जैसे कि ये वैश्विक विकास समझौते की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी सब मैंने बता ही दिया है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहूँ तो उसमें ये हो सकता है कि आप मुख्य रूप से डेब्ट ट्रैप पॉलिसी चाइना की है। चाइना दुनिया का एकमात्र इस समय ऐसा देश है जो दुनिया के छोटे छोटे द्वीपीय देशों को, खास करके हिंद महासागर के अंदर भारत को जो घेरने की उनकी मोतियों की माला यानी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है, उसके तहत जिन भी देशों को पॉइंट करता है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, यानी कि हिंद महासागर में पूरी एक चैन बनाता है चाइना, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों में अपने एक एक जो है सैन्य अड्डे डेवलप करता है, उनको डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी के तहत अपने कर्ज के जाल में फंसाता है। उसके बाद उनकी पूरी इकोनॉमी, उनके पूरे डिफेंस पर कंट्रोल करने की नीति के तहत चाइना हमेशा से काम करता आ रहा है और कुछ हद तक श्रीलंका में वो कामयाब भी रहा है और पाकिस्तान में हमारे यानी कि हमारे पश्चिम में जो पड़ोसी हमारा देश है उसमें भी कामयाब
नजर आ रहा है। मालदीव के अंदर अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि मोहम्मद मोइजू की जब सरकार आई तो मोहम्मद मोइजू ने स्वयं भारत के खिलाफ इतने जहर उगले और मोहम्मद मोइजू ने कहा कि इंडिया मालदीव्स में जो अपनी जो एयरक्राफ्ट दिया था मालदीव की सुरक्षा के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए और भी जो है डोनियर हम विमान प्रोवाइड कराते हैं मालदीव को, उसे मालदीव ने कहा कि जो है उड़ाने के लिए जो भारतीय जो फौजी वहां है वो यहाँ से निकल जाए। तो ये कहीं न कहीं मोहम्मद मोइज़ू चाइना से प्रेरित थे और चाइना लगातार मालदीव में जो है अपनी प्रेजेंस जो है अपनी धमक बरकरार रखने की कोशिश करता है जिससे कि वो युद्धक परिस्थितियों में भारत को यहाँ से घेर सके। लेकिन भारत भी पर्याप्त मात्रा में ऐसी पॉलिसीज ऐसी रणनीतिज बनाता रहता है कि जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से वो कभी भी चाइना से इस क्षेत्र में वीक ना पड़े। तो आप समझ रहे होंगे कि डेप्थ ट्रैप पॉलिसी के तहत चाइना कितना बड़ा गेम कर रहा है। साथ ही चाइना भारत को फंसाने के लिए हिंद महासागर में जो कर रहा है तो वो कर ही रहा है। लेकिन चाइना अफ्रीका की कंट्री जो है वो अभी विकासशील हैं, गरीब राष्ट्र हैं, वहां पर भी भारी मात्रा में निवेश करके अपनी प्रौद्योगिकी अपना पैसा इन्वेस्ट करके वहां के देशों को भी अपने डेब्ट ट्रैप जो कर्ज की पॉलिसी है उसके अंदर फंसा करके उनका अपने हिसाब से जो है उनकी विदेश नीति उनकी घरेलू नीति को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है और इसी तिलिस्म को इसी चाइना के तिलिस्म को तोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास भारत कर रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन के दौरान जो हमने व्यापक वैश्विक विकास समझौता के लिए एक फंड बना दिया, वो सबसे बड़ा जो है एक चीन के इस डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के ताबूत की आखिरी कील साबित जरूर हो सकता है। लेकिन हाँ ये है कि हमें अभी बहुत सारे और काम करने की जरूरत है जिससे कि चाइना की इस पॉलिसी का पर्दाफाश किया जा सके दुनिया के सामने और दुनिया के सामने चीन के इस नकारात्मक चेहरे को उजागर किया जा सके जिससे भारत एक वैश्विक नेता के तौर पे भी दुनिया में अपनी जो प्रेजेंस है वो बरकरार रख पाए। मित्रों यहाँ पर ये समझने के बाद ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और ये न्यूज़पेपर की कटिंग ये भी आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर जो मैंने आपको बता ही दिया है कोई और कुछ समझाना जरूरी है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे थोड़ा ग्लोबल साउथ के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी अवधारणा क्या है, ग्लोबल साउथ को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये जनसत्ता की है। इसी सम्मेलन की बातचीत चल रही है और खासकर केंद्र में रखा जा रहा है जो है हमारे एस जयशंकर साहब को। तो ये वाला आप जो है वीडियो को थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं, ग्लोबल साउथ का थोड़ा सा मैप देखते हैं। देखिए यहाँ पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किन देशों को मिलाकर के की जाती है। तो देखिए ये कोई ऐसा पर्टिकुलर जो है रीजन नहीं है कि हाँ इस रीजन की कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं, लेकिन हाँ मुख्य रूप से ग्लोब के अंदर जो ज्यादातर ये मान लीजिए ये दुनिया का मैप है तो इसमें से आप ऐसे बीच से जब रेखा खींचते हैं तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो नॉर्थ ग्लोब हो जाता है और नीचे वाला पार्ट साउथ ग्लोब के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। लेकिन साउथ ग्लोब के कंट्रीज जब आप देखेंगे तो नॉर्थ की अपेक्षा ज्यादा गरीब और विकासशील कंट्रीज हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि नॉर्थ ग्लोब में भी हैं और वो अभी भी विकासशील देशों की ही श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी हम ग्लोबल साउथ के अंदर कंसीडर करते हैं। तो इसलिए आप ये चीज जरूर समझिएगा कि ग्लोबल साउथ की जब हम बात करें तो सिर्फ हम दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध के भी कुछ देश जरूर इसमें शामिल होंगे, लेकिन ग्लोबल साउथ के अंदर ज्यादातर देश दक्षिणी गोलार्ध के होते हैं, इसलिए हम इसको कहीं कहीं ग्लोबल साउथ एक टर्म के नाम से संबोधित करते हैं। तो आई होप यहाँ पर मैप के माध्यम से थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों अब आइए हम ग्लोबल साउथ के बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं जिससे आपको यूपीएससी या पीसीएस वगैरह का जब आप मेंस लिख रहे हो तो ग्लोबल साउथ के बारे में जब आपसे आईआर के अंदर सवाल पूछा जाए तो आप 200 से 250 शब्दों में एक बढ़िया सा प्यारा सा आंसर लिखने के लिए आपको कंटेंट अच्छे वाला अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन के तीसरे संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर आपको यहाँ पर
दिख रही है। तो आइए ग्लोबल साउथ को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों ग्लोबल साउथ जो है एक राजनीतिक और आर्थिक अवधारणा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विकासशील देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह अवधारणा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच असमानता को उजागर करती है। ये चीज आप समझ रहे होंगे। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हम असमानता को केंद्र में रख करके बात करते हैं ग्लोबल साउथ के बारे में, ठीक है। हालांकि दोस्तों यह भौगोलिक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कभी नहीं समझना है कि ग्लोबल साउथ का मतलब सिर्फ ग्लोब के साउथ वाले हिस्से की बात हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध के भी कुछ देश ऐसे हैं जो अभी भी विकासशील की श्रेणी में आते हैं या अविकसित हैं। अविकसित नहीं, आप विकासशील कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ग्लोबल साउथ के अंदर दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, इसलिए कहीं न कहीं ग्लोबल साउथ टर्म से संबोधित जरूर करते हैं। और इसके पीछे देखिए भौगोलिक दृष्टिकोण इन्वॉल्व नहीं है, इसके पीछे मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक कारक इन्वॉल्व होते हैं। ग्लोबल साउथ जो है शब्द का दोस्तों प्रयोग 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिक सामान्य हुआ, विशेष रूप से उस समय जब दुनिया में विकसित और विकासशील देशों के बीच की जो खाई है उसको पहचानने की कोशिश की जा रही थी। यह शब्द उन देशों के लिए प्रयुक्त होता है जो आमतौर पर निम्न व मध्यम आय वाले होते हैं और जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वैश्विक आर्थिक असमानताओं से प्रभावित रहे होते हैं। तो आई होप अभी तक आपको ग्लोबल साउथ अच्छे से समझ में आया होगा। ये टर्म जो ग्लोबल साउथ हम यूज कर रहे हैं बार बार, वो आपको क्लियर हो गई होगी। ग्लोबल साउथ में हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन देशों को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत जो है ग्लोबल नॉर्थ में मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल होते हैं। ग्लोबल नॉर्थ में अगर बात करेंगे तो ग्लोबल नॉर्थ स्थित देशों को अधिक विकसित, औद्योगिक और धनी माना जाता है, जबकि ग्लोबल साउथ वाले देशों को विकासशील और अविकसित माना जाता है। कम से कम अब तो आपको ग्लोबल साउथ के बारे में अच्छे से क्लियरिटी जरूर हो गई होगी। और अगर नहीं हुई है तो पिछले पेज से फिर से थोड़ा सा वीडियो को बैक में ले जाइए और देखिए तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ग्लोबल साउथ की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर आर्थिक विकास देखेंगे तो ग्लोबल साउथ के देशों में आमतौर पर कम आर्थिक विकास दर देखने को मिलेगी। ये देश अक्सर गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही सामाजिक असमानता की बात करें तो ये देशों में सामाजिक असमानता व्यापक रूप में देखी जाती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं की पहुंच में यहाँ पर अंतर जरूर होता है। राजनीतिक चुनौतियों पर बात करें तो कई ग्लोबल साउथ के देशों को राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, शासन संबंधी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। दोस्तों ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में कुछ पर्यावरणीय समस्याएं भी व्याप्त हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण और प्रदूषण से भी जूझना यहाँ पर पड़ता है। आज दोस्तों समय में जो है आज के समय में ग्लोबल साउथ का अगर महत्व इस रूप में देखा जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठाते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में, ताकि वैश्विक निर्णयों में उनका प्रतिनिधित्व हो सके। ये देश दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक दूसरे की मदद कर सके और बाहरी निर्भरता को कम कर सके। ग्लोबल साउथ का उपयोग दोस्तों सामान्य अवधारणा के रूप में किया जाता है, जिसमें ये देश आपस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग कर सकते हैं और एक सामूहिक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। तो आई होप आपको ग्लोबल साउथ अच्छे से अभी तक क्लियर हो गया होगा। और ग्लोबल साउथ पिछले 4-5 सालों से आप ज्यादा चर्चा में सुन रहे हैं और अब अगले आने वाले समय में ग्लोबल साउथ को आप बार बार सुनने वाले हैं, इसलिए ग्लोबल साउथ के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ को लेकर के कई बार आपसे यूपीएससी या पीसीएस मेंस वगैरह में सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक बढ़िया कंटेंट जो है, यहाँ से आप चाहें तो 200, 250, 300 शब्दों में आप कंटेंट निकाल के अपने पास नोट्स के फॉर्म में रख सकते हैं, जिससे कि जब भी आपसे ग्लोबल साउथ के बारे में सवाल पूछा जाए तो उसका जो है जवाब लिखने के लिए आप एबल हो सके। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।